हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा ये सुपर इंटरव्यू कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर सर आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी अनामिका जी। सर, सरकार और किसानों के बीच आखिर इस वक्त कंफ्यूजन क्या चल रहा है? जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है, किसान इससे इतना नाराज क्यों? देखिए, किसान बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन हमारी विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें वो किसान का आगे करके या कुछ संगठन हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो किसान का नाम लेकर और आंदोलन करना चाहते हैं। उनको ये पता है कि जो ये अध्यादेश आए हैं, इससे किसान का फायदा ज्यादा होगा, किसान भाजपा की नीतियों में विश्वास ज्यादा करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा अपनी पैठ जमा लेगी, तो उससे उनकी राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए तरह तरह के संगठन, कोई किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो किसान के नाम से आंदोलन करते हैं। किसान इतना समझदार है, उसको पता है कि कोरोना का संकट है, कोरोना का काल है, महामारी फैली हुई है, और हरियाणा सरकार हर हालत में किसान के लिए जो भी उसके हितैषी फैसले लेके आना चाहती है वो लेके आई है। अभी भी जब किसान की फसल खराब हुई है, सफेद बच्ची का अटैक हुआ है या जड़ गलन की समस्या आई है, हमने स्वतः संज्ञान लेकर स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि बीमित किसान को बीमा कंपनी मुआवजा देगी और बाकी किसानों को हम अपने आप कुछ मुआवजा देंगे। किसान हितैषी कोई भी फैसला लेने में हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार 1 मिनट की भी देरी नहीं करती है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, किसान का जो किसान के रूप में आंदोलन करने वाले अपने हित साधना चाहते हैं, उन संगठनों के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि किसान के साथ ये जाति ना करें, किसान को जो उसका लाभ है मिलने दें। किसान को नुकसान कैसे हो सकता है? जब मंडी में मंडी रहेगी, मंडी के MSP रहेगी, मंडी में चलेगा, भाव चलेगा, और मंडी से बाहर अगर किसान को 2 पैसे ज्यादा मिल जाते हैं तो उसको बेचने की छूट है, उसको किसी टैक्स वाला कोई कानून कायदा मंडी को रोक नहीं पाएगा, तो किसान को फायदा है। अभी तो इस तरह से बात है कि एक किसान को सिंचाई हो रही नहर के पानी से, और उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन भी हम एक्स्ट्रा से दे रहे हैं, एक ऑप्शन और दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये नहर बंद हो जाएगी, ये कहते हैं मंडियां बंद हो जाएंगी। जबकि हमारे पास ऑप्शन 2 मिल रही है कि आपको मंडी के अंदर बेचना है तो मंडी के अंदर बेचिए, बाहर जाके बेचना है तो बाहर जाके बेचिए। जहां किसान को ज्यादा फायदा मिलता है, जहां लाभ मिलता है, वह किसान करना चाहता है, और आम किसान इस चीज से सहमत है। आप कहते हैं कि अध्यादेश किसानों के हित में है, लेकिन किसान लगातार इसे कह रहे हैं कि एक तरीके का छलावा है। वो इसे केवल अपने लिए नहीं, वो आड़तियों के लिए भी नुकसानदेह इन अध्यादेशों को देख रहे हैं। आपने कहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो क्या सरकार अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही? अगर उनकी बात पहुंच रही है तो सर आपकी बात नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, हमारी बात बिल्कुल पहुंच रही है। बहुमत किसान का हमारे साथ है, और आज के दिन जो आड़ती हैं वो भी किसान ही है। मंडियों में ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के किसान, बड़े किसान हैं, वही आड़ती हो गए। उनको जरूर डर है कि भाई उनको भय लगता है कि बाहर से अगर व्यापार होने लग गया तो मंडियों में कौन आएगा, उनका व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन हम उन आड़ती भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि ये अरबों रुपए की जो संपत्ति सरकार ने बनाई है, इसको व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। हम तो मंडियों को खत्म नहीं होने देंगे, मंडियों में काम बढ़ाएंगे और तरह तरह की और भी योजना लेके आएंगे, और नई मंडियां भी हम बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर के अंदर अगले महीने हम टेंडर करने जा रहे हैं 3-4 हजार करोड़ रुपए की लागत से। एप्पल मार्केट हम यहाँ पर पंजौर में बनाने जा रहे हैं। सोनीपत में हम जो है मसाला मार्केट बनाने जा रहे हैं।
फूलों की मार्केट अलग से बनाते हैं, बनाने की जो हमारी योजना है गुड़गांव में। जी। मंडियां भी रहेंगी, मंडियां और सुदृढ़ भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, सरकारी खरीद भी रहेगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसान को कोई अच्छा भाव मिलता है, कोई अच्छा बायर मिलता है, तो किसान के हाथ जो पहले बंधे हुए थे वो खोल दिए गए हैं और किसान को इस किसी भी चीज से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी, आपने 2 बार एमएसपी का जिक्र किया, लेकिन हम अगर इन तीनों अध्यादेशों की बात करें तो इतना खुलकर नहीं है इस बारे में, और किसान इसे लेकर भी कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति में है कि आगे जाकर के एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। एमएसपी को लेकर जो उनकी पीड़ा है, क्या वो पहुंच रही है सरकार तक? ये अंदाजा कौन लगाता है एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा? एमएसपी का जो परचेज है वो मंडी के अंदर है, और ये जो हमने अध्यादेश लिए ये मंडी से बाहर के लगाए हैं। मंडी का जो व्यवस्था है पुरानी, उसको हमने किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है। मंडी पर वही परचेज चलेगी, सरकारी खरीद वैसे ही होगी, एमएसपी पहले की तरह रहेगी, एमएसपी हर साल बढ़ के रहेगी, और सारी सरकारी गेहूं की, धान की, मक्का की, बाजरा की, सूरजमुखी की, जो दालों की परचेज जो पहले से होती आ रही है। और मुझे बड़ा फक्र है इस बात का कि हरियाणा की मंडी देश में नंबर 1 है। एक बात जरूर है कि सरकार को वैकल्पिक रास्ते अपने आमदनी के दिखाने पड़ेंगे। अगर मंडियों में किसी तरह से कारोबार कम होता है तो सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा, उसके लिए हम विचार करेंगे कैसे भरपाई करें। और मंडी के कारोबार कम होता है तो मंडी के आड़ती का भी उसको असर पड़ सकता है। आड़ती भाइयों को भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मंडी का व्यापार जो है, हमें जो भी कोई नीति बनानी आ जाए, मंडी का व्यापार जो है कम नहीं होने देंगे। ठीक है, आपने मंडी पर इतना खुलकर अपनी बात को यहाँ पर रखा। पहले से भी सरकार समझाती रही है, उसके बावजूद अभी भी किसान लगातार ये कह रहे हैं किसान बचाओ मंडी बचाओ। ये नारा फिर क्यों बुलंद किया जा रहा है किसानों की तरफ से, इसे हम समझना चाह रहे हैं आपसे। और सवाल ये कि किसानों यही तो विचार का विषय है। यही देखिए, किसान के नाम पर गुमराह करने वाली राजनीति लोग कर रहे हैं। हमने जब मंडियां चलाई थी तब भी मंडियों में हड़ताल कराई थी। कोरोना के टाल में संकट में कभी किसी को आगे कर दिया, आड़तियों कर दिया, नाम किसान का, वर्ग कोई दूसरा पीछे। अब जो किसान के नाम से बहुत सारे संगठन खड़े हुए हैं, वो अपने किसी दूसरी पार्टियों की राजनीति के छलावे में आए हुए हैं या कैसे भ्रमित हैं हमें नहीं पता। लेकिन आज के दिन किसान को भड़का के किसान को सड़क पर लाने की कोशिश करता है, वो किसान हितैषी नहीं हो सकता, वो किसान का नुकसान करना चाहता है। क्योंकि अब मंडियां चलने का वक्त है। धान की 25 तारीख से हम परचेज शुरू कर रहे हैं, बाजरा की परचेज शुरू कर रहे हैं। किसान को अच्छा खासा उसकी फसल खरीद के उसके घर में पैसा जाना है। ऐसे माहौल में कोई आदमी अव्यवस्था खड़ी करना चाहता है, वो किसान हितैषी नहीं हो सकता, किसान की नुकसान करना चाहता है, किसान का फायदा नहीं चाहता। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो आग में घी का काम करती है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने किसानों की जमीन हड़पी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जहां 3-3, 4-4, 5-5 रुपए के मुआवजे देते थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके वक्त में सरसों और बाजरा की खरीद भी नहीं होती थी, एमएसपी पे परचेज नहीं होती थी। आज इनको ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने झूठ बोल के किसानों के कर्जे माफ देने का नारा दे के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में शासन लिया। इनके एमएलए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, गांव में इनकी हालत खराब है। लेकिन ये इनको चिंता ये है कि किसी भी तरह से हरियाणा का किसान, भारत का किसान मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गया तो आने वाले 30, 40, 50 साल तक इनको गांव में घुसने की, राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो इस पॉइंट का भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, दरअसल सर आज आपने एक अपील की, आपने किसानों से अपील की कि कोरोना महामारी के संकट के समय को समझते हुए उन्हें ये रैली नहीं करना चाहिए, ना करें। आपकी इस अपील के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान आया कि कोरोना के बहाने सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम किसान की आवाज कभी भी नहीं दबाना चाहते। किसान की आवाज को, किसान की एक एक समस्या को इन कांग्रेसी नेताओं से ज्यादा हमें किसानी की चीज के पता है। हम खुद किसान हैं, खेती बाड़ी खुद करते हैं, एयर कंडीशन में रहने वाले आदमी नहीं है। लेकिन ये है कि हमें पता है किसान को क्या चाहिए, और इनको किसान हितैषी अगर ये रहते, इनकी सरकार 60-70 साल हुई, किसान की दुर्गति करने वाली कोई पार्टी है तो यही पार्टी है। आज इनका किसान का प्रेम जाग गया है, लेकिन ये किसान का भला नहीं चाहते। ये किसान को भड़का के, कोई व्यवस्था फैला के, कोई ऐसा कुछ
आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं पर्दे के पीछे से। तो ये जो नीति है कांग्रेस की हमेशा से रही है कि झूठ बोलो और गुमराह करो और अपनी राजनीति सेको। लेकिन हरियाणा का किसान समझ चुका है कांग्रेस की नीतियों को। हरियाणा के किसान को पता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है वो किसान हितैषी कभी हो ही नहीं सकती। सर, हरियाणा न्यूज़ किसानों के बीच भी गया, हमने किसानों से भी बात की, कई दफा वो हमारे स्टूडियो में भी आए। जब से ये 3 अध्यादेश की खबर उभर कर सामने आई है तब से हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन तीनों अध्यादेशों के आने से बड़े कॉरपोरेट के हाथों किसानों का उत्पीड़न होने लगेगा? यही तो बात मैं पूछना चाहता हूँ। आप एंकर हैं, आपने भी अध्यादेश देखे होंगे, मुझे बताइए कि अध्यादेश में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें किसान का हित की पूर्ति ना हो या किसान के हित की अनदेखी की गई हो। इस सारे अध्यादेश में किसी भी तरह से मुझे बताइए कि इस चीज की वजह से कोई वो अपने आप ही वो प्रचार करते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, अपने आप ही। 2-1 पॉइंट्स पर किसानों से मेरी बात हुई थी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट जो है, ये जमीन मालिक और कंपनी के बीच होता है ये एग्रीमेंट, ठीक। अब उन भूमिहीन किसानों का क्या सर, जो भूमि पट्टे पर लेकर फिर खेती करते हैं? तो ये कोई बाध्य थोड़ा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मॉडल एक्ट बना के, एक फार्म बना के दिया है कि भाई किसी आदमी की अगर इच्छा है, किसी किसान की इच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे आलू बोना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे प्याज बोना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे फलों की खेती करना चाहता है, उसकी आमदनी ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसके हित को देखते हुए उसके हक के जो है कि उसकी जमीन को कोई हड़प ना ले, उसकी पेमेंट को कोई हड़प ना ले, उन चीजों को देख के एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बढ़ाया। और ये मर्जी आपकी है कि आप उसको एक्ट को माने या ना माने। हम तो ये देखते हैं कि किसान को गुमराह करके कोई कंपनी उसका नुकसान ना कर दे, इसलिए हमने ये एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बढ़ाया था। ठीक है सर, एक सवाल और, जब मैंने इस एग्रीमेंट पर बात कर ली, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य 2020 की मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी और इस पर चाहूंगी कि थोड़ा आप खुलकर किसानों तक अपनी बात पहुंचा दें। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्यों है, यही यहां पर हम इस इंटरव्यू में आपसे समझना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि मंडियों से आजादी मिल जाए, मंडी टैक्स भी बच जाए किसानों का, लेकिन सर किसान व्यापारियों को जब अपनी फसल बेचेंगे तो क्या वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे? ये डर कहीं ना कहीं हम जब किसानों से बात करते हैं तो उनके मन में है, जो वो हमारे सामने रखते हैं। नहीं, आज मंडी में व्यापारी को क्या किसान नहीं बेचता है क्या? सरकार के अलावा जो परचेज है उसमें क्या, उसमें भी एक कानून कायदा है, कानून का राज है इस देश में, शासन जो है कानून से चलता है और उसके लिए बाकायदा जो है उसके अंदर भी बाहर, अगर मंडी से कोई व्यापारी बाहर काम करता है उसके अंदर भी एक प्रोविजन किया गया है कि ऐसे ऐसे एसडीएम की कोर्ट में तुरंत उसका फैसला हो जाएगा, ताकि उसको लिटिगेशन में ना जाना पड़े, लंबी कोर्ट की कार्रवाई ना करने पड़े, उसके पैसे लेकर कोई भाग ना जाए। अभी भी इक्का दुक्का घटनाएं आ जाती है मंडियों में, कोई किसान के पैसे मार लेता है कोई आदमी, लेकिन धीरे 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 किसान को कहीं बाध्य तो नहीं किया जा रहा कि किसान अपना माल को सस्ता बेचे, किसान अपना माल ए या बी व्यापारी को बेचे। किसान को पूरी छूट है कि सोच समझकर जो उसको अच्छा पैसे दे, जो उसको एडवांस पैसे दे, जो उसको अच्छा भाव दे, उसको अपना माल बेचे। वो ऐसा कोई किसान को बाध्य नहीं कर रहा है कि किसान के कम रेट में माल बेचे, किसी उसकी मर्जी के खिलाफ उसका माल को बेचे, ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है। ठीक है, किसान मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश 2020 का भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी आपके साथ बातचीत में। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ठीक। कई बार सर ऐसा पहले भी कई जगहों पर होता आया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई अपने आप में नया नहीं है, लेकिन कई बार सर हमने ऐसा देखा है कि गुणवत्ता का हवाला देकर उत्पाद खरीदने से मना कर देती है कंपनियां। ऐसे में किसानों के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई चीज है तो हम कहते हैं कि किसान जो है अपना कोई किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे एडवांस ले, मूल्य की गारंटी ले। अगर कोई हमने इसे एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि अगर वो बैकआउट करती है कंपनी तो उससे हम उसकी पेमेंट करवाएंगे। तो यही तो चीज करवाई है, किसान हितैषी फैसला यही तो किया है। पहले इन चीजों का कोई एनफोर्समेंट का सिस्टम नहीं था जी। लेकिन ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बढ़ा के उसको बाध्य किया गया है, नहीं आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और किसान अगर उसको फसल नहीं भी दे पाता है तो किसान की जमीन को गिरवी नहीं रखा जा सकता।
ठीक है, तो ये पेमेंट करवाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी, आप कह रहे हैं? हाँ, ये इसमें कहीं भी ये अगर कोई दो पार्टियों के बीच में कोई डील होता है तो कोई अगर पेमेंट नहीं करता है तो उस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वो अधिकारी को शिकायत करके और इसको सरकारी तौर पे एनफोर्स करवाया जा सकता है। सर, चाहे वो पेमेंट गुणवत्ता के आधार पर वो मना करे कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं, हम नहीं लेंगे, फिर भी नहीं, गुणवत्ता वो देख के माल लेता है, बाद में माल खरीदने के बाद गुणवत्ता का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। तो ये सवाल यही था सर मेरा, जो किसान कह रहे हैं कि अगर कंपनी मेरे साथ यहाँ पर बैठे थे भारतीय किसान यूनियन से डिबेट में, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि हमसे गोल आलू मांग लिए और हम वैसा उत्पाद नहीं दे पाए, तो फिर हमारी उस फसल का क्या, सरकार खरीदेगी हमसे? सरकार तो जो एमएसपी पे रेट है, आज 72 भरपाई का रेट है, उसके सर लेते हैं। सरकार कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उससे आप प्रभावित नहीं होता, वो आपकी अलग डील है। लेकिन सरकार का जहाँ मंडी का भाव है 72 भरपाई का है, वो सरकार की परचेज तो रहेगी जहाँ भी है। जो सपोर्ट देते हैं सब्जियों में, खासकर आलू में, प्याज में, टमाटर में 72 भरपाई की योजना है। मंडी में अगर नीचे रेट पे बिकता है तो हम उसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, यानी एमएसपी पर किसानों का जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एमएसपी पर सरकार का जो स्टैंड है वो आप क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि एमएसपी नहीं हटने वाली है। अगर डील के तहत जो एग्रीमेंट होगा, सबसे ज्यादा हाँ, इस वक्त किसान हितैषी सरकार है, मोदी सरकार है, और जो कोरोना काल के अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, सबसे ज्यादा खेती बाड़ी के लिए गया है। इसमें चाहे ब्लू रिवोल्यूशन हो, चाहे दूध की डेयरियों का हो, फार्म गेट प्रोसेसिंग का हो, तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। और हरियाणा सरकार ने भी जो पशुधन क्रेडिट कार्ड के रूप में पैसा देना हो, साहूकार के चंगुल से निकाल रहे हैं हम किसान को, अच्छे भाव उसको दे रहे हैं, एमएसपी धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके किसान की हालत सुधर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये चीज हजम नहीं हो रही, उनको भड़का के, गुमराह करके और भ्रमित करके आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और मैं दोबारा आज फिर सभी किसान हितैषी जो नेतृत्व है, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे किसान यूनियन है, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि किसान को गुमराह ना करिए। राजनीति करने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, इस वक्त कोरोना की संकट की घड़ी है, आप भीड़ इकट्ठी करके किसान का नुकसान ना करिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये किसानों की नाराजगी नहीं है इन तीनों अध्यादेशों पर, ये विपक्षियों और विरोधियों का बुना हुआ जाल है, जिसमें आपने कांग्रेस का नाम लिया? बिल्कुल बिल्कुल, किसान का बहुमत हमारी नीतियों के साथ है, मोदी जी की नीतियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, हरियाणा सरकार की नीतियों के साथ है। और ज्यादातर बहुमत का सरकार यही ये किसान अच्छी तरह समझता था कि हरियाणा में भाजपा सरकार आने के बाद में 3 गुना 4 गुना ज्यादा मुआवजा हमने दिया है, ड्रिप इरिगेशन की ज्यादा से ज्यादा स्कीम दी है, बिजली के रेट हमने बढ़ाए हैं, फसलों के रेट हमने बढ़ाए हैं, दूध का उत्पादन हमारे बढ़ा है, चीनी का उत्पादन हमारे बढ़ा हुआ है, मंडियों में खूब अच्छी तरह खुल के परचेज हुई है, किसान को सीधा पैसा देना हमने शुरू किया है। ये सारे फैसले किसान हितैषी हमने किए हैं। और इससे जो है विपक्षी पार्टियां या किसान के नाम से राजनीति से वाले कुछ संगठन बौखलाए हुए हैं, उनको अपनी राजनीति खत्म होती दिखाई देती है, इसलिए किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। सर, एक पॉइंट जो मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा से वो सवाल ले रही हूँ। आपने भावांतर भरपाई योजना का जिक्र किया, ठीक, भावांतर भरपाई योजना को बहुत पढ़ा है मैंने। भाव में अंतर का वहन सरकार करती है यहाँ पर, ताकि किसानों का कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर मेरा किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं एक किसान हूँ, कंपनी ने क्वालिटी को खराब बताकर मेरा उत्पाद नहीं लिया, ऐसे में मेरे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर उसके मुकदमा किया जा सकता है, उसके ऊपर क्लेम डाल हो सकता है, वो एक अलग चीज है। उसके बावजूद भी उस किसान की फसल को मंडी में बेच के जो अगर उसको नुकसान होता है तो भावांतर से उसको मिल सकता है। सर, कोर्ट में अगर आप कोर्ट में एक केस तो दो पार्टियों के बीच में है, कोर्ट में एक केस कितना समय तक चलता है, ऐसे में किसान को क्या लाभ होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यही तो कोर्ट के चक्कर से निकालने के लिए तो हमने एसडीएम को पावर दी है। अच्छा,
कि कोई दो आदमियों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई परचेज हुई है, ऐसी चीज है, तो हमारा एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की होगी। एसडीएम के पास जो तमाम और जिम्मेदारियां हैं, उसके तहत इस जिम्मेदारी का उनकी तरफ से निर्वहन सही तरीके से होगा, इस बात की गारंटी को लेकर भी किसान लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि एसडीएम साहब से हमें न्याय मिल जाएगा, इसके लिए क्या गारंटी देती है? हरियाणा सरकार किसान के साथ किसी भी रूप में कोई भी आदमी जाति करेगा, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी करने वाला, किसान की पेमेंट रोकने वाला, पैसे मार के भागने वाला हरियाणा के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते इस इंटरव्यू में। बात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन की मैं करना चाहती हूँ आपसे। इसमें केंद्र सरकार ने खाद्यान्न, तिलहन, दलहन फसलों के साथ आलू और प्याज जैसी फसलों को इससे बाहर कर दिया है सर। इससे तो कालाबाजारी और भी बढ़ सकती है, आपको नहीं लगता? आप कंज्यूमर के हित की बात कर रहे हो, किसान के हित की बात करते हो? अगर किसान के प्रोडक्ट का भाव किसी भी तरह से बढ़ता है, चाहे स्टॉक लिमिट करके ज्यादा करके बढ़ता हो, या इकट्ठा करता हो, या कोई होर्डिंग करता हो, मैं कहता हूं कि 100 क्विंटल अगर किसी ने होर्डिंग कर रखी तो 100 क्विंटल किसानों के पास भी उपज होती है जी। किसान को भाव बढ़ने से फायदा है, किसान को भाव घटने से नुकसान है। तो अगर तो ये सारा, तो इसका लाभ तो किसान को मिलेगा। ये किसान के, ये तो मैं मान सकता हूं कि उपभोक्ता का इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन किसान को तो इस चीज का लाभ मिलता है। किसान को कैसे अहित हो सकता है इस चीज से? इसी पर आपको नहीं लगता व्यापारी फसलों की बनावटी अधिकता दिखाकर उसी चीज को अधिक कीमत पर बेचेंगे, कम कीमत पर खरीदेंगे और ऊंचे दामों पर बेचेंगे? मैं कहता हूं कि व्यापारी किसान के प्रोडक्ट का, कोई भी व्यापारी किसी भी तरह से भाव बढ़ाता है तो किसान को उसका लाभ होता है, नुकसान नहीं होता। सर किसान के प्रोडक्ट कभी किसान को पेमेंट तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही मिलेगी ना सर? नहीं, एग्रीमेंट ऐसा, किसान एग्रीमेंट के कहां से आगे बीच में एग्रीमेंट? हजारों तरह की फसल किसान बोता है और उसका एक तरफ किसान अपने मार्केट में बेचता है, व्यापारी को बेचता है, कंज्यूमर को देता है, मिलर को देता है, उस फसल का भाव बढ़ता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसान के पास उसकी फसल ना हो। हमेशा 20%, 30%, 40%, 50% किसान अपने घर में भी रखता है और बढ़ते हुए भाव का लाभ उसको मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? आपका क्या प्लान है? किसानों की नाराजगी करने के लिए, किसानों के, उन्होंने जो भारत के जनता पे जो एहसान किया है कोरोना काल में, उनके हम चरण वंदन करने को तैयार हैं। किसानों की हर बात सुनने को तैयार है, किसानों की हर तरह से सहायता करने को तैयार है। लेकिन किसान भाइयों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि अपने को पहचान ले, अपने हित को पहचान ले। आपके कंधे पर जो दूसरे विपक्षी पार्टियां बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, आप उनसे सावधान रहे। हमारे से बैठ के, हमारे दरवाजे किसान के लिए हमेशा खुले हैं। हर वक्त हम उनकी बात सुनने को तैयार है। हर संभव चीज जो हो सकती है वो करने को तैयार है। ये किसान हितैषी सरकार है, किसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी किसान भाइयों से, हमारे माता पिता हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारी उनसे एक ही प्रार्थना है कि वो अपने भले बुरे को अच्छी तरह पहचाने। कौन सी पार्टी, कौन से नेता, कौन से संगठन उनके हित की बात करते हैं, इस चीज को समझाए। लोगों की उद्देश्य कुछ है और दिखावा कुछ है। इस चीज के बारे में हम चाहता हूं कि किसान समझे, और हरियाणा सरकार हमेशा से ही जो भी किसानों के लिए हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। सर, आज आपने एक अपील की किसानों से कि आप ये रैली ना करें कोरोना महामारी को देखते हुए, ठीक? तुरंत हमने किसानों से बात की, उनका ये कहना है कि हम भी नहीं चाहते इस महामारी में ये रैली करना, लेकिन सरकार हमें बुलाकर बात नहीं कर रही। सरकार हमें बुलाए, हमसे बात करे, हम रैली नहीं करेंगे। आप बुलाएंगे? नहीं, सामने ये ऐसा है कि किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं से कल हमारे बहुत उच्च अधिकारियों ने रात के 11 बजे तक बात की है। और हमने तो यहां तक बात की है कि आप जो एक बात करते हो कि मंडी से बाहर भी एमएसपी, हमने कहा कि आप अपने वकीलों से ड्राफ्ट करवाइए। अगर कोई ऐसा कानून बन सकता है तो उस पर भी हम किसी भी चीज पे विचार करने को तैयार है। कोई भी फैसला किसान हितैषी
हो सकता हो तो भाजपा सरकार उसके करने में देर नहीं लगाएगी। ठीक है, आपके अपील के बाद किसानों का जो रुख था वो मैंने आपके सामने रख दिया, आप तक जरूर पहुंचा होगा सर, कृषि मंत्री हैं आप, लेकिन उसका ठीक बाद मेरे पास वो नोटिस भी है जो किसानों के घरों पर चिपकाई जा रही है। इसमें एपिडेमिक एक्ट 1897 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में दिए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अगर आप इस महामारी में रैली करते हैं तो आपके खिलाफ इस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। किसान कह रहे हैं कि हम ये रैली करेंगे ही करेंगे। हरियाणा न्यूज़ बिल्कुल आपकी अपील को समझता है सर, आप खुद कोरोना से फाइट करके ठीक होकर अभी आए हैं, ऐसे में अभी क्या सिचुएशन क्या है, ये स्थिति पनपेगी तो ये महामारी तो और पसर जाएगी। देखिए, हमारा विभाग का काम ये नहीं है एपिडेमिक एक्ट को देखना, कोरोना की चीजों को देखना, होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन का पालन करना दूसरे विभागों का काम है, वो अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमारी तो प्रार्थना ही कर सकते हैं हम किसान भाइयों से कि हमारा सबका हित इस कोरोना की संकट की घड़ी में ये है कि मिल बैठ के हम किसी भी तरह के फैसले हैं आने वाले वक्त में भी कर लेंगे, हमेशा आपका स्वागत रहेगा। लेकिन जो इसमें अव्यवस्था फैलाकर, महामारी फैलाकर और एक दिन का मान लीजिए आंदोलन करके, कुछ गैर कानूनी काम करके किसानों को बदनाम करने वाला काम होगा, किसान के हित का काम नहीं होगा। आपने कहा कि आपकी किसानों से प्रार्थना है सर, केवल प्रार्थना या कोई जागरूकता अभियान भी आपकी तरफ से सरकार की तरफ से चलाई जाएगी ताकि इन तीनों अध्यादेशों को लेकर जो भी डाउट्स हैं किसानों के आज होने की बहुत कुछ हमने अपना पक्ष रख दिया। हाँ। हमने अपना पक्ष रख दिया और किसी भी किसान भाई को, किसी संगठन को किसी तरह की कंफ्यूजन है तो उसकी भ्रांति दूर करने के लिए स्वागत है, हम हमेशा तैयार रहते हैं और ज्यादातर किसान हमारी बातों से सहमत भी है। ये नहीं कहते कि 100% है, लेकिन कुछ जो बता दिया कि जो हमारी किसान हितैषी नीतियां का देख के, मोदी जी की नीतियां हैं, किसानों के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां जो है गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं और वो इस चीज में मुझे पूरा भरोसा है कि सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब भी हम किसानों को लेकर बात करते हैं सर, चाहे किसी मसले पर हम उन्हें यहाँ पर बुलाएं, हम उनके बीच में जाके बात करें, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार भी, जैसे आप 3 अध्यादेशों पर लगातार बोल रहे हैं, बता रहे हैं किसानों को, इस पर भी बोलती रही है, हमने देखा है। बावजूद इसके डाउट क्लियर नहीं हो रहे, क्या वजह है सर? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर भी सरकार किसानों तक पहुंचने में, उसे समझाने में कहीं चूक गई? इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? उसके बाद कांग्रेस कितने साल शासन में रही, उसने कहा इसको क्या माने किया? जो उसकी अधिकतम जो चीजें हैं उसको हमने मान लिया, तब जाके ये कांग्रेस ने विरोध शुरू करना शुरू किया है। और खुद स्वामीनाथन जी ने कहा है कि ज्यादातर मेरी जो है सिफारिशें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शासन ने लागू की है और अभी भी जो जो तब वक्त बीता जाता है धीरे धीरे करके हम तो उससे आगे बढ़ के भी काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग कोई फाइनल नहीं है, वक्त की जरूरत के हिसाब से और अच्छी स्कीम बना सकते हैं और अच्छी योजनाएं लेके आ सकते हैं और हम किसी भी तरह से किसान हितैषी फैसला करने में पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये डाउट किसानों के क्लियर हो, जो भ्रम है उनके बीच में, वो लेकर। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।